डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिज़िकल केमिस्ट्री में क्वांटम नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वांटम नंबर्स जैसे अपने को पता है, किसी इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से डिफाइन करने के लिए जिन नंबर्स की आवश्यकता होती है, उन संख्याओं या उन नंबर्स को हम क्वांटम नंबर्स कहते हैं। ये क्वांटम नंबर्स किस तरह से आती है? ये श्रोडिंगर इक्वेशन जो है, उस श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करने पर क्वांटम नंबर्स प्राप्त होते हैं। तो हम यहाँ इस तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि श्रोडिंगर समीकरण को सॉल्व या हल करने पर 3 होल नंबर्स प्राप्त होते हैं, जिन्हें प्रिंसिपल यानी मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड एजीमुथल या दिगंशी क्वांटम संख्या, जिसको हम स्मॉल l से व्यक्त करते हैं, तथा चुंबकीय यानी मैग्नेटिक क्वांटम संख्या, जिसे हम स्मॉल m से व्यक्त करते हैं, कहते हैं। यानी श्रोडिंगर समीकरण को सॉल्व करने पर 3 तरह की क्वांटम नंबर्स मिलते हैं: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इन क्वांटम नंबर को हम मुख्य क्वांटम संख्या को स्मॉल n से, एजीमुथल क्वांटम संख्या को स्मॉल l से तथा मैग्नेटिक क्वांटम संख्या को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रत्येक संभव ऑर्बिट परमाणु कक्षक का वर्णन इन तीनों क्वांटम संख्याओं से किया जाता है। यानी कि ऑर्बिट को एक्सप्लेन करने के लिए ये तीनों क्वांटम संख्याएं जरूरी होती हैं। एक क्वांटम संख्या और होती है जिसे हम स्पिन क्वांटम संख्या कहते हैं, और स्पिन क्वांटम संख्या का जो सिंबल है वो है स्मॉल s। अब ये क्वांटम संख्याओं को हम कैसे डिफाइन करें? सबसे पहले है प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या। यह क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के मेन शेल यानी मुख्य कोश को निर्धारित करता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन किस मुख्य ऊर्जा स्तर में है, इसका पता n के मान से चलता है। यानी मुख्य क्वांटम संख्या जो है बताता है इलेक्ट्रॉन किस मुख्य ऊर्जा स्तर में है। n का मान 1 से लेकर कोई भी होल नंबर या पूर्णांक हो सकता है। यानी n की वैल्यू होगी 1, 2, 3, 4 इत्यादि। यह क्वांटम संख्या ऑर्बिटल का आकार भी बताता है तथा इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का भी निर्धारण होता है। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात करने के लिए फार्मूला अपने को पता है, En, n जो है वो मुख्य क्वांटम संख्या इज इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर me⁴ z स्क्वायर डिवाइड बाय n स्क्वायर h स्क्वायर। तो यहाँ पर जो n की वैल्यू रखेंगे, n इज इक्वल टू 1 रखा तो फर्स्ट ऑर्बिटल की एनर्जी आ जाएगी, n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो सेकंड की आ जाएगी, n इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो थर्ड की आ जाएगी। तो n के मान के अनुसार ऊर्जा के कुछ निश्चित मान ही होते हैं, अतः ऊर्जा जो है क्वांटीकृत होती है। यानी ये जो क्वांटम नंबर है n, उसकी वैल्यू होल नंबर होगी, पूर्णांक में होगी, इसलिए उस पूर्णांक संख्या से संबंधित ही ऊर्जा के कुछ मान हमें प्राप्त होंगे। इसलिए ऊर्जा का प्रत्येक मान संभव नहीं होगा। तो इसका मतलब जो ऊर्जा हो गई वो क्या हो गई? क्वांटाइज्ड या क्वांटीकृत होती है। n इज इक्वल टू 1 के लिए जो सिंबल है वो हम k यूज़ करते हैं, n इज इक्वल टू 2 के लिए कैपिटल L, n इज इक्वल टू 3 के लिए कैपिटल M, n इज इक्वल टू 4 के लिए कैपिटल N सिंबल यूज़ करते हैं, जो कोश को रिप्रेजेंट करते हैं, शेल को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी n इज इक्वल टू 1 है तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन K शेल में, 2 है तो L शेल में, 3 है तो M शेल में, 4 है तो N शेल में होता है। n इज इक्वल टू 1 में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी जो होगी वो मिनिमम या न्यूनतम होती है। सेकेंड हम लें, सेकेंड को हम कहते हैं एजीमुथल या दिगंशी क्वांटम संख्या, जिसका सिंबल स्मॉल l है। यह क्वांटम संख्या जो है वो इलेक्ट्रॉन के कक्षीय कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम को
परिभाषित करता है। L का मान जो है वो n के मान पर निर्भर करता है। n के दिए गए मान के लिए L का मान 0 से n-1 हो सकता है, अर्थात L की जो वैल्यू होगी वो 0, 1, 2, 3 से लेकर n-1 तक होगी। इनमें प्रत्येक मान एक उप ऊर्जा स्तर या सबशेल उपकोष को बताता है। प्रत्येक मुख्य ऊर्जा स्तर या कोश में शेल में उपकोषों यानी सबशेल की संख्या मुख्य क्वांटम संख्या के बराबर होती है। इस पूरी चीज़ को हम इस तरह से एक्सप्लेन करें, यदि n=3 हो, n=3 लें तो L की वैल्यू क्या होगी, 0 से n-1 होगी। तो L की वैल्यू 0 कर दें और n-1 यानी 3 में से कर दें तो 2 वैल्यू हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगी, 1 और 2 हो गई। तो L की वैल्यू एक तो 0 हो गई, एक 1 हो गई और एक 2 हो गई। तो जब L की वैल्यू 0 हुई तो उस समय कक्षक या हम यूँ कह दें उप ऊर्जा स्तर या उपकोष जो होगा उसको हम S से शो करते हैं। L=1 है तो हम उस L=1 उपकोष को P से शो करते हैं। L=2 होगा तो उस समय हम उस उपकोष को D से व्यक्त करते हैं, और L=3 हो तो हम उस उपकोष को F से व्यक्त करते हैं। तो जो ये SPDF है, ये SPDF L की वैल्यू के से द्वारा बताए गए हैं। तो L=0 तो S हो गया, L=1 है तो P हो गया, L=2 है तो D हो गया, और L=3 है तो वो F उपकोष हो गया। इस तरह से हम एजीमुथल क्वांटम नंबर को शो कर सकते हैं, और ये किस तरह से मुख्य क्वांटम संख्या पर से संबंधित है उसको भी हम यहाँ बता सकते हैं। तीसरे तरह की जो क्वांटम संख्या है उसको हम मैग्नेटिक क्वांटम संख्या या स्मॉल m से शो करते हैं। यह क्वांटम संख्या चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखाओं के अनेक घटक रेखाओं में विभक्त होने की व्याख्या करता है। यानी इस मैग्नेटिक क्वांटम संख्या के मान से हम जो किसी स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है किसी एटम का, उस स्पेक्ट्रम रेखा का चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में किस तरह से वह रेखाएं विभक्त हो जाती है उसको एक्सप्लेन करता है। यह क्वांटम संख्या स्पेस में इलेक्ट्रॉन कक्षक के अभिविन्यास को बताता है। तो मैग्नेटिक क्वांटम संख्या जो है वो इलेक्ट्रॉन कक्षक के किसको बताएगा, ये ओरिएंटेशन या अभिविन्यास को बताता है, और उपकोष में कक्षकों की संख्या को निर्धारित करता है। इसका मतलब ये हो गया कि L यानी एजीमुथल क्वांटम संख्या के प्रत्येक मान के लिए m का मान -L से 0 से +L तक होता है। तो m की जो वैल्यू होगी वो होगी -L से लेकर 0 और फिर 0 से लेकर +L तक जो है वो मैग्नेटिक क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करता है। अतः L के प्रत्येक मान के लिए m के अधिकतम मान 2L+1 होंगे। जब L हम 1 लें तो m के कुल मान हो जाएंगे 2 × 1 + 1 यानी 3 मान हो जाएंगे m के, और ये 3 मान क्या होंगे, अपन ने पहले लिखा है -L से 0 और फिर +L। तो L जो है वो 1 है तो इससे संबंधित m की 3 वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो गई -1, फिर आ गया 0, फिर क्या हो जाएगा +1। तो ये जो L=1 है इसको हमने पहले नाम दिया है, ये सब शेल क्या हो गया, P हो गया। तो जो P ऑर्बिटल होंगे उस P ऑर्बिटल के 3 अभिविन्यास हो जाएंगे, एक हो जाएगा Px, एक हो जाएगा Py और एक हो जाएगा Pz। तो ये जो -1, 0 और +1 वैल्यू आई है ये 3 P ऑर्बिटल को शो करता है।
तो m के ये 3 मान 3 p ऑर्बिटल को बताते हैं। सामान्यतया m इज इक्वल टू जो 0 है वो pz के लिए लिया जाता है। तो ये जो 0 है m का मान, ये किसके लिए हम लेते हैं? pz के लिए लेते हैं। तो इस प्रकार से हम जो है वो इस मैग्नेटिक क्वांटम संख्या को शो कर सकते हैं। एक फोर्थ टाइप की है स्पिन क्वांटम संख्या, जिसको हम s से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने अक्ष पर स्पिन करता है। तो इलेक्ट्रॉन के अपने अक्ष पर स्पिन की व्याख्या करने के लिए इस क्वांटम संख्या का वर्णन किया गया है। ये जो स्पिन है वो क्लॉकवाइज हो सकती है और या एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है। तो इसके अनुरूप s यानी स्पिन क्वांटम संख्या की 2 वैल्यूज होती हैं। s के मान +12 या -12 होते हैं। स्पिन अगर जो स्पिन दक्षिणावर्त या वामावर्त को प्रदर्शित कर सकती है। दक्षिणावर्त को हम इस ऊपर वाले एरो को इस तरह से, तथा वामावर्त को ये डाउन एरो लगा दिया स्पिन का, उसके द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो इस तरह से स्पिन क्वांटम संख्या की 2 वैल्यू हो गई, +12 और -12, जो इलेक्ट्रॉन के स्पिन को बताती है। ये स्पिन जो है दक्षिणावर्त हो सकता है या वामावर्त हो सकता है, यानी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। अब हम इन तीनों वैल्यूज़ को, तीनों क्वांटम संख्या को यहाँ शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दें तो ये अपने लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है, याद रखने की बात है। 3 क्वांटम नंबर हो गए n, l और m। यदि n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू 0 हो गई और m की वैल्यू भी 0 हो गई। तो n इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 0 हो गया, तो ये 1s ऑर्बिटल को प्रदर्शित करता है। तो इसका मतलब यहाँ एक s ऑर्बिटल हो गया। n इज इक्वल टू 2 है तो l की 2 वैल्यू हो जाएगी, एक तो हो जाएगी 0 और एक हो जाएगी 1। तो 0 जो है वो तो s ऑर्बिटल को शो कर रहा है, चूँकि n इज इक्वल टू 2 है तो l इज इक्वल टू 0 किसको शो करेगा? 2s को शो करेगा। और l इज इक्वल टू 1 है, जब n इज इक्वल टू 2 है तो l की दूसरी वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। ये 1 जो है वो 2p ऑर्बिटल को शो करता है। अब जब l इज इक्वल टू 0 तो m भी 0 हो गया, तो ये एक s ऑर्बिटल को शो करता है। जब n इज इक्वल टू 2 है, l इज इक्वल टू की वैल्यू 0, 1, तो 1 जो हो गई, l की वैल्यू 1 हो गई, तो m की वैल्यू यहाँ 3 हो जाएगी, -1, 0, +1। इसका मतलब ये m की 3 वैल्यू 3p ऑर्बिटल, 3p कक्षकों को रिप्रेजेंट करता है। जब n इज इक्वल टू 3 हो तो l की वैल्यू हो गई 0, 1 और 2 हो गई। जब l इज इक्वल टू 0 है तो वो s को रिप्रेजेंट करेगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग m की वैल्यू भी क्या हो गई? 0 हो गई। तो m इज इक्वल टू 0, इसका मतलब कि s ऑर्बिटल हो गया, और l इज इक्वल टू 0 तो s ऑर्बिटल किस में हो गया? 3s का हो गया। l की जो दूसरी वैल्यू है वो 1 हो गई, 1 का मतलब हो गया 3p ऑर्बिटल हो गया, और m की वैल्यू जो हो गई -1, 0, +1, यानी 3 जो है वो p ऑर्बिटल हो गए। अब l की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब n इज इक्वल टू 3 हो और l इज इक्वल टू 2 है, तो ये s, p और d को बताएगा, और चूँकि n इज इक्वल टू 3 है तो ये 3d ऑर्बिटल को शो करता है। तो l इज इक्वल टू 2 है तो m की वैल्यू जो हो गई माइनस से हो गई -2, फिर -1, फिर 0 हो गया, फिर +1 और +2 हो गया। तो ये 5 वैल्यू हो गई। इसका मतलब जो d ऑर्बिटल होंगे वो 5 d ऑर्बिटल होते हैं। जब n इज इक्वल टू 4 हो तो l की वैल्यू हो जाएगी 0, 1, 2, 3। 0 है तो वो s को रिप्रेजेंट करता है, तो ये 4s हो गया, और जब 1 है तो p को हो गया, तो ये 4p हो गया। तो m की 3 वैल्यू हो गई, तो 3p ऑर्बिटल हो गए। l जब 2 है तो d को रिप्रेजेंट करेगा, तो 4d ऑर्बिटल हो गए। तो d है तो m की वैल्यू जो हो गई 5 हो गए, तो 5d ऑर्बिटल हो गए। और जब l की वैल्यू 3 है तो इसका मतलब ये f ऑर्बिटल को शो करेगा, तो ये 4f हो गया। तो जो m की वैल्यू होगी वो होगी -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3। तो इसका मतलब ये कुल हो गई अपने पास में 7 जो है 7 जो है वो f ऑर्बिटल होंगे। तो इसका अगर n इज इक्वल टू 4 है तो वो
उस n इजिकल टू 4 में 4s हो जाएगा, 4p हो जाएगा, 4d हो जाएगा और 4f हो जाएगा। और उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो m की वैल्यू है उससे ये पता पड़ेगा कि इसमें एक s ऑर्बिटल हो गया, 3 p ऑर्बिटल हो गए, 5 जो है वो d ऑर्बिटल हो गए, 7 जो है वो f ऑर्बिटल हो गए। तो इस प्रकार से ये जो क्वांटम नंबर्स हैं वो एक ऑर्बिटल या हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की पूर्ण जानकारी इन क्वांटम नंबर्स की सहायता से दी जा सकती है।